न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश और प्रदेश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। ताकि शव की पहचान के लिए भारत पहुंचे विजय रूपाणी की टीम। शिवसेना नेता शाइन एनसी का कांग्रेस पर निशाना। गुजरात की पूरी टीम की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में मिली। तो खबरें विस्तार से। पिता के शव की पहचान के लिए भारत पहुंचे विजय रूपाणी की बेटी। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को हुए प्लेन हादसे में 241 लोगों की जान चली गई थी। हादसे के 2 दिन बाद भी शवों की पहचान नहीं हो सकी है। इसके पीछे की वजह शवों का बुरी हालत में जला होना है। यही कारण है कि मेडिकल टीम को शवों की पहचान के लिए DNA टेस्ट कराना पड़ रहा है। इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मौत हुई थी। उनके शव की पहचान के लिए बेटे ऋषभ रूपाणी गांधीनगर पहुंच गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वे किसी भी वक्त अस्पताल जाकर DNA सैंपल दे सकते हैं ताकि शव पहचान जल्दी ही की जा सके। हादसे को 2 दिन बीत चुके हैं। कुछ लोगों की पहचान हो चुकी है, जिसके बाद उनके शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब तक 7 शवों की शिनाख्त हो गई है। सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम रूम के बाहर परिजन शव मिलने का इंतजार कर रहे हैं। No problem. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिवसेना नेता शाइन एनसी का कांग्रेस पर निशाना। शिवसेना नेता शाइन एनसी ने बयान जारी करते हुए कांग्रेस पार्टी और उसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस पर तुच्छ राजनीति करने का आरोप भी लगाया और सभी से संयम बरतने की अपील की। कांग्रेस पार्टी और मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी तुच्छ राजनीति जारी रखे हुए हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव करेंगे। इस समिति को उड़ान डेटा, कॉकपिट वायर्स, रिकॉर्डिंग, विमान के रखरखाव के लॉग, ATC लॉग और गवाहों की गवाही सहित सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं तक पूर्ण पहुंच होगी। हमें उम्मीद है कि यह समिति 3 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। Congress Party and Mr. Kharge continue to play their petty politics. They must realize that there is a committee which is headed by the Union Home Secretary, which will include representatives from the Ministry of Civil Aviation and the Indian Air Force and aviation experts. It will have access to all the key records, including the flight data, the cockpit voice recordings, the aircraft maintenance logs, the ATC logs, and witness testimonies. And it is expected to submit these reports within 3 months. This apart, there is an independent agency which is looking at what actually happened. My request to Mr. Kharge and the Congress Party is please don't play petty politics to suggest that something happened which was untoward or there was a conspiracy theory. Have faith in systems and understand that people have lost lives. Every seat on that aircraft had a story. Every soul had a world. Be compassionate. बढ़ते अगली खबर की ओर। गुजरात की पूरी टीम के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में हुई बैठक। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने आज गांधीनगर स्थित फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में फॉरेंसिक साइंस की पूरी टीम ने भाग लिया, जिसकी मुख्य उद्देश्य उन परिवारों के DNA का त्वरित और सटीक मिलान सुनिश्चित करना है जो हाल ही की किसी घटना में प्रभावित हुई। गृह मंत्री हर्ष संघवी ने बताया कि आज फॉरेंसिक साइंस की पूरी टीम के साथ बैठक हुई। हम हर परिवार के DNA मिलान की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत सरकार की ओर से भी फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक बड़ी टीम सहायता के लिए भेजी गई। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रक्रिया को और तेज करने के लिए वे राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का दौरा भी करेंगे और वहां की टीम के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। गृह विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में अभी एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें खास तौर पे फॉरेंसिक साइंस की पूरे गुजरात की टीम जो पिछले
2 रातों से सोए बिना रात दिन एक करके जल्द से जल्द सभी परिवारों के डीएनए मैच के लिए काम कर रही है। कुल मिला के भारत सरकार से भी बहुत बड़ी संख्या में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद यहाँ पे भेजी गई है। उसी के साथ गुजरात सरकार के भी 36 जितने फॉरेंसिक एक्सपर्ट लगातार दिन रात इस पे काम कर रहे हैं। 3-4 घंटे की साइकिल्स के बाद ये मैच किए गए जो नंबर्स हैं वो तात्कालिक सिविल हॉस्पिटल भेजे जाते हैं। मैं अभी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पे एक डिटेल्ड बैठक हुई है और इसके बाद हम अभी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे भी इसी प्रकार से रात दिन काम चल रहा है। वहाँ विजिट के बाद टोटल ये जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया और जल्द ज़्यादा से ज़्यादा जल्द कैसे हो पाए उस पर काम चल रहा है। थैंक यू। बढ़ती है अगली खबर क्या। उत्तराखंड हिमाद्री 2025 के फ्लैग ऑफ समारोह का आयोजन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास स्थिति मुख्य सेवक सदन में भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा आयोजित सीमा स्तरीय ट्रैकिंग अभियान हिमाद्री 2025 के फ्लैग ऑफ समारोह में भाग लिया। इस विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने ट्रैकिंग दल को शुभकामनाएं दी और अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि हिमाद्री 2025 जैसे अभियानों से न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों में आईटीबीपी के साहस और संकल्प का परिचय मिलता है, बल्कि यह हमारे युवाओं को भी प्रेरित करता है कि वे प्राकृतिक साहस और देश सेवा से जुड़े कार्यों में सक्रिय भागीदारी करें। मुख्यमंत्री ने इस अभियान के आयोजन के लिए आईटीबीपी का आभार व्यक्त किया और कहा है कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए ऐसे अभियान विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि यह न केवल सीमा सुरक्षा बल्कि राज्य के पर्यटन और साहसिक खेलों को भी बढ़ावा देते हैं। कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। धन्यवाद। मैं महानिरीक्षक पृथ्वी टंडन से पुनः अनुरोध करती हूँ कि श्री आनंद वर्धन मुख्य सचिव उत्तराखंड को सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। धन्यवाद। मैं महानिरीक्षक पृथ्वी टंडन से अनुरोध करती हूँ श्री दीपक सिंह महानिदेशक उत्तराखंड को सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। शैलेश सुकानी गृह सचिव उत्तराखंड को सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। धन्यवाद महोदय। अब मैं श्री परविंदर सिंह उप महानिरीक्षक क्षेत्र मुख्यालय देहरादून से अनुरोध करती हूँ कि इस कार्यक्रम हेतु धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करने की कृपा करें। आज के हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड एवं मंच पर उपस्थित श्री आनंद वर्धन, मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार श्री दीपक सिंह, पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस श्री शैलेश सुकानी जी, सचिव गृह उत्तराखंड सरकार एवं यहाँ उपस्थित सभी अधिकारियों को मेरा भावपूर्वक अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और इस कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अगली खबर क्या। केरल कलपेट्टा में नए प्रशासनिक ब्लॉक भवन का उद्घाटन।
एमसीआ पब्लिक स्कूल कलपेट्टा में नए प्रशासनिक ब्लॉक भवन के उद्घाटन के बाद वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि मैं आपके हेड बॉय से बात कर रही थी और उसने मुझे बताया है कि उसे स्कूल बहुत पसंद है। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा है कि उसे स्कूल बहुत पसंद है क्योंकि यह उसे खुद को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। मुझे लगता है कि अगर यह किसी भी शैक्षणिक संस्थान के लिए एक प्रशंसा है तो वह यह है कि अगर आप बच्चों को खुद को अभिव्यक्त करने, अपने दृष्टिकोण पर बहस करने की स्वतंत्रता देने में सक्षम है, अगर शिक्षक उन्हें सुनने और उनकी बात समझने और उनके दृष्टिकोण को समझने में उनकी मदद करने में सक्षम है, तो अपने वास्तव में एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में सफलता हासिल की। मेरा मानना है कि इस भवन में बहुत सारी नई सुविधाएं होंगी। Before the assembly election? Well, we are fighting very well for the bipole, and we are very hopeful of a good victory in it. So, I think everybody in our party, in the entire UDF, is fighting together. I'm very happy to see everybody is putting in hard work in every area. Yes, Siddiq ji, everybody is camping here, and I think we're going to do very well. Nobody can stop this accident, but it become controversy and raising criticism. It's a sensitive statement. How do you see that? I just feel that at a time when the whole nation is grieving, when we have lost so many people, young, old, people from all different walks of life, we should be united in our grief. We should provide as much solidarity as we can to the families of the passengers and all the others who have lost their lives, even the students from the medical college who have lost their life. And for all of us, I think it is a moment where we need to stand together and to just provide solidarity. And also it is very important to understand what went wrong, because so many lives have been lost. It is extremely important. I think it is being investigated. I am sure that the investigating agencies will, in the next few days, enlighten the nation as to what happened. And then, in the future, whatever corrective measures need to be taken will be taken to protect people and to protect lives. I think that should be the course of action. Our heart understands instinctively what is right and what is wrong. So as I stand here before you today, I would like to just tell all of you, because you are young and you have a whole life ahead of you, that true fulfillment for you will come. True happiness will come if you are loving, compassionate, and kind to everybody else. And for that, you have to be loving, compassionate, and kind towards yourself also. So don't be too hard on yourself. I was talking to your head boy, and he told me that he loves the school. I said, why? He said he loves the school because it gives him freedom to express himself. And I think if that is one compliment for any educational institution, it is that. If you are able to give the children freedom to express themselves, to argue their points of view out, if teachers are able to listen to them and hear them out and help them to grow while understanding their point of view, then you have truly achieved success as an educational institution. So I believe this building will have lots of new facilities. I was asking your principal, Madam, what are the facilities that you provide? And she named a whole bunch of them that even I did not have in my school. So I must compliment all of you. You are going to have this AI facility here, which is hopefully going to open even new frontiers and opportunities for you. So use these opportunities well. Your teachers and your parents make a lot of sacrifices for you to be here, to learn, to grow, and to have strong futures. We must always respect what other people do for us and respect their participation in making us what we are. By the time you leave school, you may not have a full idea of what your life will be like, what your future will be, but you will have a good idea of who you are going to be as a person for the rest of your life. So if that idea of yourself can include love for others, can include kindness towards others, can include honesty, can include the worth of working hard for a living and earning without having to cheat, without having to lie,
then I think you will be on the right path and you will have successful and fulfilling lives. That is what I wish most for all of you. As I said, that this institution develops your heart as much as your mind is developed, and you have the whole world ahead of you. I wish all of you the very, very best for strong futures, for beautiful lives ahead, and I wish the MCF much success in the institutions that you are building. I was very heartened to know the good work that you did during the Churalmala Mundakai tragedies, and how you work not just in your institutions, but outside of them also to build a better society for all of us. Thank you very, very much. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत एक शिक्षा और ज्ञान का गंतव्य। धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीयकरण तेजी से आगे बढ़ रहा है। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि एनईपी 2020 में यह स्पष्ट प्रावधान था कि भारतीय शिक्षा की वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाई जाए और इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाए। इसी दिशा में हमने यूजीसी के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए विदेशी विश्वविद्यालय को भारत में शिक्षण की अनुमति दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 9 विदेशी विश्वविद्यालयों ने भारत में अपने शैक्षणिक संस्थान की स्थापित करने की स्वीकृति प्राप्त कर ली है और अगले शैक्षणिक सत्र से ये सभी संस्थान भारत में शिक्षण प्रक्रिया शुरू करेंगे। इसके अतिरिक्त 6 और विदेशी विश्वविद्यालय प्रस्तावित है जो पाइपलाइन में। एनईपी 2020 में भारतीय शिक्षा को इंटरनेशनलाइजेशन करने की एक कमिटमेंट था। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछले साल भारत में फॉरेन यूनिवर्सिटी आने की यूजीसी की नीति में परिवर्तन किया। इसके कारण आज अभी अगर मैं कहूं आपके सामने, बीते शिक्षा वर्ष में 2 ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी गुजरात की गिफ्ट सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। वहां स्टूडेंट्स एडमिशन लिए हैं, वहां पढ़ाई हो रहा है। इसी एकेडमिक ईयर में 25-26 में यूके के एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी साउथहैम्पटन भी पढ़ाना जुलाई महीने से शुरू करेगा। और आज की जो 5 हमने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की यूनिवर्सिटियों को एलओआई दिए और पिछले सप्ताह में हम लोगों ने यूके के लिवरपूल को भी एलओआई दिए हैं। ये सब मिला के अब तक 9 फॉरेन यूनिवर्सिटी आर हियर इन आवर कंट्री। Some of them have started their courses, some of them will start this year only, and by next academic year, almost all of them will start a teaching process in this country. And more 6 universities are in pipeline. That means our policy has attracted quality foreign university. When I'm talking about quality, they all are within. Our criteria is they should be within the 500 top of the global standards. I can share you few information in detail. Our colleague can share with you. Lot of them are within 100. Lot of them are within 100. That means India is a education destination. India is a knowledge destination that has been envisioned by Prime Minister Narendra Modi ji. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पूर्वांचल की बड़ी सौगात, बोले रवि किशन। गोरखपुर यूपी से भाजपा सांसद रवि किशन ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को लेकर कहा है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से पूर्वांचल को दी गई एक ऐतिहासिक सौगात है। उन्होंने बताया कि इस एक्सप्रेसवे से लाखों करोड़ों लोगों को सीधा फायदा होगा, खासकर उद्योगों और व्यापारियों को। रवि किशन ने कहा है कि पहले लखनऊ पहुंचने में जहां 5 घंटे लगते थे, अब यह सफर सिर्फ 3 घंटे में तय किया जा सकेगा। उन्होंने इसे पूर्वांचल के विकास की रीढ़ बताया है और कहा है कि पूरा गोरखपुर इस परियोजना का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि एयर इंडिया विमान दुर्घटना जैसी बड़ी त्रासदी के कारण इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन फिलहाल टाल दिया गया है और अब यह कार्यक्रम 20 जून के बाद होगा। जी बोलिए। ये बहुत बड़ी सौगात डबल इंजन सरकार मोदी योगी जी को जितना धन्यवाद दें, उत्तर प्रदेश सरकार को, महाराज जी को जितना धन्यवाद दे उतना कम है। लाखों करोड़ों लोगों को इससे लाभ होगा। यहाँ पे 10-12 जिले, इसका पूरा पूर्वांचल आप कह सकते हैं कि इस लिंक एक्सप्रेसवे का लाभ लेगा। सबसे बड़ा लाभ मिलेगा गीडा इंडस्ट्रियल एरिया को।
तो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री है, जिनके ट्रक्स आवागमन है, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविधा होगी। लोग पहले 5 से 5.5 घंटा लखनऊ जाने में लगता था, वो 3 से 3.25 घंटा मैक्सिमम में हम लोग लखनऊ पहुंच जाएंगे। ये बहुत बड़ी सौगात। पूरा गोरखपुर, पूरा पूर्वांचल इस एक्सप्रेसवे, लिंक एक्सप्रेसवे का इंतजार कर रहा था। खबर आई है ऐसे कि 17 को होना था, 20 तारीख को शायद इसका उद्घाटन होगा। क्योंकि एक बहुत बड़ा दुखद हादसा जो हुआ विमान का, ये हादसा इतना भयावह और इतना दुखदायी था कि सरकार अपने सारे कामों को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने निरस्त किया। हमारी सारी मीटिंग्स अभी क्या, और इस दुख से उबरने, और महादेव सबको शक्ति दे इतने बड़े दुख को सहने की, तो उसके लिए हम पोस्टपोन कर दिए। बाकी ये लिंक एक्सप्रेसवे है, ये 20 तारीख को होगा। और एक ये बहुत बड़ी खुश खबर कहें, इसको कहें एक रोजगार की खबर कहें, इसको कहें एक आसान रास्ते की खबर कहें। ये लिंक एक्सप्रेसवे और गोरखपुर को विराट रूप देगा। गोरखपुर राजधानी के स्तर पर पूरी तरह तैयार हो रहा है। इसमें लिंक एक्सप्रेसवे आज एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल साबित हो रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा पूज्य महाराज जी का ये सपना, उनकी सोच, और मोदी योगी जी की सरकार को कि उन्होंने ये सौगात हम पूर्वांचलियों को, खासकर मैं सांसद के रूप में गोरखपुर को ये देखने जा रहा हूं। ये समय बहुत खुशी की बात है। इसका वेट हम सब नहीं, कई जिले कर रहे थे, पूरा पूर्वांचल कर रहा था, और ये फाइनली तैयार है, रेडी है। अब ये हम लोगों को मिलने जा रहा है। एक्सप्रेस से जुड़ जाएगा तो दिल्ली की भी दूरी कम हो जाएगी। दिल्ली की दूरी, बनारस की दूरी, आप कहीं पर भी जाएंगे अब आप पूरे भारत के लिए आपके लिए आसान हो जाएगा। पूर्वांचलियों को जाने के लिए अब सारे रास्ते एक कहते हैं ना, सड़कों के जाल के साथ एक कनेक्शन हो गया। अनगिनत जो सड़कें हैं उससे जुड़ जाएगा। एक बहुत बड़ा, जैसे चेनाब का एक ब्रिज कश्मीर में बना, विश्व का सबसे बड़ा ब्रिज, ये उसी तरह हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा लिंक एक्सप्रेसवे तोहफा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। AI 171 हादसे पर पायलट अशरफ शेख का विश्लेषण। AI 171 विमान हादसे पर कोलकाता से वाणिज्यिक पायलट कैप्टन अशरफ शेख ने गंभीर तकनीकी आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की त्रासदी मानवीय भूल का नतीजा हो सकती है। अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने संभावना जताई कि पायलट ने लैंडिंग गियर के बजाय गलती से फ्लैप को ऊपर खींच दिया हो, जिससे टेक ऑफ के समय विमान अस्थिर। अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने संभावना जताई है कि पायलट ने लैंडिंग गियर के बजाय गलती से फ्लैप को ऊपर खींच दिया हो, जिससे टेक ऑफ के समय विमान अस्थिर हो गया हो। उन्होंने यह भी कहा है कि दूसरा संभावित कारण ईंधन संदूषण हो सकता है, जिसके कारण दोनों इंजनों को पर्याप्त और शुद्ध ईंधन नहीं मिला और इससे पावर लॉस हुआ। कैप्टन शेख ने अन्य तकनीकी पहलुओं पर भी ध्यान दिलाया है, जैसे कि हाइड्रोलिक सिस्टम की विफलता या टेक ऑफ के समय किसी पक्षी से टकराव, जो इंजन फेल्योर का कारण बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि अंतिम निष्कर्ष तब तक नहीं निकाला जाना चाहिए जब तक कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और विस्तृत तकनीकी जांच पूरी ना हो जाए। And which is absolutely my own view. It's nothing to do with anybody else. Neither I'm diminishing anybody. This is what I see the video and my personal own view. Number one, the most appropriate theory from my side, with my experience, I can say that it was a human error. What I see that, and which I could be completely wrong, but what I see is a human error, because both the engine was in full power when it took off, and within 3 kilometers it's fell from the sky, which is unheard of. And as I can see from the video, that the flap setting was up, and the undercarriage, which is the wheel, that was down. So, when we take off within say 10 to 50 feet above the ground, when we have positive rate of climb, we immediately take the undercarriage up, which is the wheel up. And in this case, you could see the undercarriage was, although this aircraft has gone 425 feet above the ground, still it was not there, which is very surprising that how it has happened, because immediately once we start climbing, we should generally it goes up. At the same time, the flap setting, which should be down, which should be
in configuration of climbing, which was what I can see from the video. It was not there. So, it could be a human error. How it can happen is that instead of one of the pilot, instead of putting the landing gear up, must have put the flaps up. And that's the only explanation what, as my experience, I could say that this could be one of the reason what has happened. And the second reason, it could be, the fuel contamination, where the both engine can have deprived of good fuel, and that could cut the engine off, which led to fall of this aircraft. And other theories are there: hydraulic failure, bird strike, all these things are also there, cannot be ruled out. So this is my own view, and this is what I see prima facie, and after investigation I'm sure we'll come back to the pinpoint what has happened. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गृह मंत्री हर्ष संघवी ने फॉरेंसिक बैठक की अध्यक्षता की। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने एक अहम अपडेट साझा किया है। उन्होंने बताया कि आज फॉरेंसिक साइंस गुजरात की पूरी टीम के साथ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था उन सभी परिवारों के डीएनए का जल्द से जल्द मिलान करना जो इस समय अनिश्चितता और इंतजार की स्थिति में। मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने इस दिशा में बड़ी मदद भेजी है, जिसमें फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक कुशल टीम शामिल है। हर्ष संघवी ने यह भी बताया कि बैठक के बाद वे राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे ताकि पूरे अभियान की प्रगति को देखा जा सके और उसमें और तेजी लाई जा सके। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस संवेदनशील प्रक्रिया को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ा रही है। गृह विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में अभी एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें खास तौर पे फॉरेंसिक साइंस की पूरे गुजरात की टीम जो पिछले 2 रातों से सोए बिना रात दिन एक करके जल्द से जल्द सभी परिवारों के डीएनए मैच के लिए काम कर रही है। कुल मिला के भारत सरकार से भी बहुत बड़ी संख्या में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद यहाँ पे भेजी गई है। उसी के साथ गुजरात सरकार के भी 36 जितने फॉरेंसिक एक्सपर्ट लगातार दिन रात इस पे काम कर रहे हैं। 3-4 घंटे की साइकिल्स के बाद ये मैच किए गए जो नंबर्स हैं वो तात्कालिक सिविल हॉस्पिटल भेजे जाते हैं। मैं अभी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पे एक डिटेल्ड बैठक हुई है और इसके बाद हम अभी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे भी इसी प्रकार से रात दिन काम चल रहा है। वहाँ विजिट के बाद टोटल ये जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया और ज़्यादा से ज़्यादा जल्द कैसे हो पाए उस पर काम चल रहा है। थैंक यू। अगली खबर क्या, तुर्की ने राष्ट्रीय अहमदाबाद प्लेन क्रैश की साजिश बाबा रामदेव ने की जांच की मांग। अहमदाबाद में विमान दुर्घटनाग्रस्त क्यों और कैसे हुआ इसका पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने भी साजिश का संदेह जताया है। उन्होंने जांच की मांग की है कि कहीं यह तुर्की में रची गई साजिश तो नहीं थी और ऐसा करके दुश्मनी तो नहीं निकाली गई। गौरतलब है कि हाल ही में पाकिस्तान में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। तुर्की इन दिनों पाकिस्तान का करीबी दोस्त है। इसी को लेकर बाबा रामदेव ने शनिवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में संदेह जताया और जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना के पीछे भी एक नजरिया होना चाहिए। मुझे पता चला है कि तुर्की की कोई एजेंसी मेंटेनेंस का काम करती है। भारत को एविएशन सेक्टर पर कड़ी नजर रखनी होगी। बहुत दिनों बाद में जिस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ, 241 ऑन बोर्ड यात्रियों की मौत हो गई, कैसे देखते हैं पूरा देश मौन कर रहा है। इस विमान हादसे के पीछे इस बात की भी दृष्टि होनी चाहिए कि मुझे ऐसा पता लगा है कि यूक्रेन की कोई एक एजेंसी जो ये मेंटेनेंस का काम करती है, सर्विस का काम करती है, तो कहीं माफ करना, ये तुर्की है। मुझे ये एविएशन सेक्टर के ऊपर भारत को और नजर रखनी पड़ेगी। तुर्की ने दुश्मनी तो कहीं नहीं निकाली है इसके माध्यम से, क्योंकि वहां की एक एजेंसी जो ये सर्विस मेंटेनेंस का काम करती थी विमान का, कहीं उसने तो
कोई साजिश नहीं रच दी है। उसका कॉन्ट्रैक्ट महाराष्ट्र 2 महीने पहले ही कैंसिल कर दिया गया था। 2 महीने का उसके पास और टेन्योर था कि वो अपने इसलिए अब भारत को 100% ऐसे संवेदनशील मैटर्स में तो कम से कम विदेशी लोगों के हस्तक्षेप को खत्म करना पड़ेगा। चलो, थैंक यू। बढ़ते अगली खबर क्यों। अब जाति और धर्म देखकर देंगे नौकरी, शनि शिंगणापुर के फैसले पर भड़के वारिस पठान। शनि शिंगणापुर देवस्थान ने बड़ा एक्शन लेते हुए मंदिर ट्रस्ट में कार्यरत कुल 167 कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया है। इन मंदिर कर्मचारियों में 114 कर्मचारी मुस्लिम समुदाय से। ट्रस्ट ने इन कर्मचारियों को यह कहकर निकाल दिया है कि उन्हें अनियमितता और अनुशासन का पालन न करने की वजह से हटाया गया। पिछले कुछ दिनों से हिंदू संगठनों ने मुस्लिम कर्मचारियों को हटाने को लेकर देवस्थान पर दबाव डाला था। इस मामले पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने विरोध किया है। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान कहते हैं कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, विकसित भारत, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और देश के प्रति प्रगति की बात करते, वही दूसरी तरफ जाति और धर्म के आधार पर नौकरियां देंगे। धर्म देखकर आप नौकरी से निकाल देंगे। सिर्फ वो मुसलमान थे इसलिए उन्हें नौकरी से निकाल दिया। देखिए, बड़ी अफसोस की बात है। एक तरफ तो हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, भारत देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और वहीं पर आप जाति और धर्म के नाम के ऊपर अब आप नौकरी देंगे। धर्म देखकर आप नौकरी से निकाल देंगे। सिर्फ वो मुसलमान थे इसलिए आपने उनको नौकरी से निकाल दिया, तो किस दिशा में आप देश को लेकर जाएंगे? आज 114 लोगों को आपने निकाला। आप सोचिए ना, 114 के साथ इतना सारा उनका परिवार लगा हुआ था, कहाँ जाएंगे? कौन नौकरी देगा उनको? वैसे मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, आज बेरोजगार घूम रहे, और जो रोजगार पे उसको इस तरह से नौकरी से निकाल दिया जाता है धर्म के नाम के ऊपर। तो सरकार को इसमें सोचना चाहिए कि किस दिशा में आप देश को लेके जाना चाहते हैं। अभी आज की बात तो नहीं, इतने बरसों से यहाँ पे काम कर रहे थे, तब किसी को प्रॉब्लम नहीं आई, किसी को तकलीफ नहीं आई। बस अब अचानक से नफरत, किस दिशा में इतनी नफरत ले जाएगा भारत देश को? तो हम चाहेंगे कि ये सरकार को सोचना चाहिए, महाराष्ट्र की सरकार को इसमें उचित कदम उठाने चाहिए और देखना चाहिए कि इस तरह से देश को आप बांट नहीं सकते। ये तो बॉयकॉट टाइप हो गया। क्या आप सोशल बॉयकॉट करेंगे क्या अभी लोगों का? अब क्या जाति और धर्म देखकर लोगों को नौकरी दी जाएगी? जाति धर्म देख के लोगों को व्यवसाय किया जाएगा उनके साथ में? तो ये सरासर संवैधानिक है, गलत है। इसमें महाराष्ट्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और जो इस तरह की काम कर रहे हैं कि जात धर्म देखकर नौकरी से निकाल देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत ही गलत है, ये देश के लिए सही नहीं है। बढ़ते अगली खबर क्यों। सीएम फडणवीस ने राज ठाकरे के जन्मदिन पर किया खास पोस्ट। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे को जन्मदिन की बधाइयां दी है। उन्होंने उनकी तस्वीर शेयर करके उनके लिए एक खास पोस्ट लिखा। गठबंधन की चर्चा के बीच सीएम फडणवीस के इस पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया। बता दें कि सीएम देवेंद्र फडणवीस के इस स्पेशल पोस्ट से 2 दिन पहले ही उन्होंने राज ठाकरे से मुलाकात की थी और करीब 1.5 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत की थी। उसके बाद सवाल खड़े होने लगे थे कि क्या निकाय चुनाव से पहले बीजेपी राज ठाकरे को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है? क्या राज ठाकरे अपने भाई उद्धव ठाकरे को निराश कर बीजेपी के साथ गठबंधन का प्लान बना रहे? हालांकि अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जोरों से शुरू है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मिनल के साथ। तब तक लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।